हम देंगे आपको 10 सवाल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करना है, सवाल को अटेम्प्ट करना है और आपको देखना है कि क्या आपके सवाल के जवाब सही है। आपका स्कोर कितना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर इनिशिएटिव्स ऑफ महात्मा गांधी। चारों में से कौन जो था वो महात्मा गांधी का इनिशिएटिव था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये सवाल किसका है, क्या ये सवाल करंट अफेयर का है या ये सवाल स्टैटिक टॉपिक मतलब कि मॉडर्न इंडिया का है, आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि ये सवाल मॉडर्न इंडिया का है, मगर दोस्तों ये सवाल करंट अफेयर का है। कैसे, देखिए, इंडियन ओपिनियन, PRA, नेशनल हेराल्ड, नैताल इंडियन कांग्रेस। अगर आप न्यूज़ ध्यान से पढ़ते होंगे तो अभी केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, ठीक है ना। जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं उन पर एलिगेशन लगाया गया है फंड के मिस अप्रोप्रिएशन का। तो जो नेशनल हेराल्ड है ये न्यूज़ में था, इसको स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा। तो अगर आप यहाँ पर 3 को एलिमिनेट करते हैं तो आपका A, B और D आराम से हो जाता है एलिमिनेट, आपका C आंसर निकल करके आता है। इसी सवाल को मैं पूछ सकता था अलग तरीके से कि जो हमारा नेशनल हेराल्ड है इसे किसने निकाला है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको 2 ऑप्शन और देता, हमारे पटेल जी और हमारा नानाजी वैभव, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ये जो क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का है। यहाँ पर इंडियन ओपिनियन, PRA और नैताल इंडियन कांग्रेस तीनों संबंधित हैं महात्मा गांधी से, नेशनल हेराल्ड संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। C इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, स्वामी ऑन नेशनल हेराल्ड केस विल प्रूव माई वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलिए देखो, जो इंडियन ओपिनियन है गांधी जी ने इसको स्टैब्लिश किया था 1903 में। ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, जब वो इंडियंस का जो इंटरेस्ट है उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी जो फीलिंग है उनको वहाँ पर रख रहे थे। गांधी ने वहाँ पर 3 कांग्रेस की स्थापना करी थी। एक था नताल इंडियन कांग्रेस, दूसरा था ट्रांसवर्साल इंडियन कांग्रेस, तीसरा था केप इंडियन कांग्रेस। जब गांधी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में थे तो पहले वो मॉडरेट की तरह मूवमेंट जारी कर रहे थे। पहले समझते थे कि जो ब्रिटिश हैं उनको पता नहीं है इंडियन की समस्याओं को, इसीलिए वो लोग जो महात्मा गांधी थे ना वो प्रेयर और पेटिशन पर ध्यान देते थे, इस पर स्ट्रेस करते थे। मगर जब देखा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया, कब, 1906 में शुरू किया उन्होंने सत्याग्रह, मतलब कि उन्होंने पैसिव जो एजिटेशन है वो शुरू किया 1906 में। जब गांधी भारत में आए तो उनको पता था कि प्रेयर और पिटीशन से कुछ नहीं होता, मैंने इसे करके देख लिया साउथ अफ्रीका में। वो सीधे उतरे पैसिव एजिटेशन की तरफ, जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसकी तरफ वो उतरे, ठीक है। जो नेशनल हेराल्ड है जवाहरलाल नेहरू, जो PRA है ये था शुरू किया गया 1906 में गांधी के द्वारा। अगला हमारा सवाल है TREDS, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। It is a digital platform where micro, small and medium enterprises can get access to capital by auctioning their trade receivable. It facilitates discounting of both invoices as well as bills of exchange. अब ध्यान से सुनो कान खोल के। होता क्या है, मान लो कि कोई MSME कंपनी है, MSME कंपनी ने कोई माल बेचा। अब मान लो कि इसने जो माल है वो बेचा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। जो पैसा है ये आने में थोड़ा समय लग जाएगा। इसने जो सामान है सामान डिलीवर कर दिया, मगर जो पैसा आ रहा है उसमें डिले है। तो MSME को जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो कहाँ से खरीदेगा, ये उसके लिए चाहिए पैसा, है ना। तो ये जो जितना पैसा इसको आने वाला है उसका रिसीवेबल वो दिखा करके MSME एक बैंक से जा कर के कुछ पैसा उठा सकता है, ठीक है ना। ये दिखा करके कि हाँ हमको हिंदुस्तान पेट्रोलियम से 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जो बैंक है ये इसको फाइनेंस कर देगा, बदले में कुछ % डिस्काउंट लेगा, मतलब कि कुछ % इंटरेस्ट उससे लेगा। जो TREDS है ये एक प्लेटफॉर्म है जो इसी चीज़ को फैसिलिटेट करता है, इसी सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। ध्यान रहेगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर MSME कैपिटल को एक्सेस कर पाते हैं अपना जो ट्रेड रिसीवेबल है इसको ऑक्शन करके। फॉर एग्जांपल मान लो कि इसको यहाँ से 3 लाख मिलने वाला है, यहाँ पर 3 बैंक हैं, मान लो कि यहाँ पर PNB है, यहाँ पर SBI है,
यहाँ पर HDFC है। HDFC बोलेगा कि देखो बाबू, तुमको 3 लाख रुपये मिलने वाला है, हम तुमको 2,80,000 रुपये देते हैं। SBI बोला कि नहीं नहीं, हम तुमको 2,95,000 रुपये देते हैं। PNB बोला कि नहीं नहीं, हम तुमको 2,90,000 रुपये देंगे। तो क्या करेगा, जो MSME है वो तो उसी का पैसा लेगा ना जो ज़्यादा देगा, उसको क्या करेगा, वो जाएगा SBI के पास, यहाँ पर वो ऑक्शन करेगा अपने ट्रेड रिसीवेबल को। मेरा यहाँ पर पहला सही है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो डिस्काउंटिंग को भी फैसिलिटेट करता है। मेरे यहाँ पर 2 है जो सही है, यहाँ पर C बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बात थी हमारे TREDS को। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएं, आपकी तैयारी UPSC प्रीलिम्स के लिए बेहतरीन ढंग से हो सके। चलिए, बाकी बातें मैंने बता दी हैं, कैसे काम करता है आपको मैंने हिंदी में लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर बातें अंग्रेजी में लिखी गई हैं। क्या क्या फ़ायदा होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है वो यूनिफाइड होता है, जो जोड़ता है सेलर को बायर के साथ, जो पेपर काम है उसको हटा देता है, जो फंड है उसको अवेलेबल कराता है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, जो रेट हैं डिस्काउंटिंग के वो होते हैं कम्पिटिटिव, मतलब कि अलग अलग बैंक, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में कम्पीट करते हैं। और फ़ायदा किसको होता है, MSME को फ़ायदा होता है। इंडिया में करेंटली 2 प्लेटफॉर्म है, पहला है RXIL, दूसरा है ATREDS। चलिए, इस पर सवाल पूछ सकता है यूपीएससी ऐसा कि जो RXIL है एंड ATREDS है ये करता क्या है, कि संबंधित है किससे, क्या बताना है आपको, ये संबंधित है TREDS से। अगला हमारा सवाल है खिलाफत मूवमेंट पर। मैंने आपको दी है 3 बातें। इट वॉज लेड बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दूसरा, इट डिमांडेड फॉर खलीफाज कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर। तीसरा, कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट एज इट वाज रिलीजियस। कांग्रेस पर यह एलिगेशन लगा था कि कांग्रेस को ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए था इस मूवमेंट को, क्योंकि ये धार्मिक था, मगर फिर भी कांग्रेस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा कि इस मूवमेंट के ज़रिए हम लोग मुस्लिम को पोलिटिसाइज कर सकते हैं, मुस्लिम को हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में ला सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो राजनीति है इसमें धर्म का आगमन हुआ, हमारे यहाँ जो कम्युनलिज्म है वो ज़्यादा फैला। तो यहाँ पर यह बात गलत है। कांग्रेस डिड सपोर्ट द मूवमेंट, मेरे यहाँ पर 3rd गलत है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर C को D को कर दिया एलिमिनेट, मेरा बच गया A एंड B। अगर आप ऐसा काम कर पाते हैं, अगर आप 2 एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, उसको छोड़ कर नहीं आना है। मेरा यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही था, A वॉज द करेक्ट आंसर, ध्यान रहेगा। 3 डिमांड रखी गई थी। पहला डिमांड ये था कि जो तुर्की का सुल्तान है जिसको खलीफा मानते थे मुस्लिम लोग, उनके पास मुस्लिम के जो सेक्रेड प्लेसेज हैं ना, जो मुस्लिम के जो धार्मिक जो जगह हैं उनका कंट्रोल उनके पास रहे। उनको इतना टेरिटरी दे दिया जाए ताकि वो मुस्लिम इंटरेस्ट को, इस्लामिक फेथ को जैसे बचा सकें, उनको वो लोग फैला सकें। तीसरा ये कि जो जरियत अल अरब है, मतलब कि जहाँ पर सीरिया, अरब, इराक और फ़लस्तीन है, ये मुस्लिम सॉवरेनिटी के अंतर्गत ही रहना चाहिए। ये 3 डिमांड रखे गए थे। कांग्रेस ने क्या किया था, मूवमेंट को सपोर्ट किया था, गांधी जी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि देखो यही चेयरमैन थे उस खिलाफत कमेटी के एक्चुअली। अगला हमारा सवाल है जुडिशियल रेस्ट्रेंट पर। हमने आपके लिए लाया है वीडियो एक से पहले, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच, तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो सारे एग्जाम्पल हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इसके डिसीजंस, सबको मैंने बताया है कि क्या एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू का, क्या एग्जाम्पल जुडिशियल एक्टिविज्म का और क्या एग्जाम्पल जुडिशियल ओवर रीच का, उसको देखिएगा। ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके GS2 के लिए। सवाल हमारा है जुडिशियल रेस्ट्रेंट पर। इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट रिकॉग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ अदर 2 ब्रांचेज विद इन द जुडिशरी। स्टेट के होते हैं 3 अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है ये वो बोलता है कि तीनों के जो पावर होंगे वो सेपरेट होंगे, यहाँ पर कोई फ्यूजन ऑफ पावर नहीं होगा। अगर जुडिशरी रिस्ट्रेंट मेंटेन करता है, मतलब कि ये अपने डोमेन में रहता है, ये अपनी हद में रहता है और ये बैलेंस ऑफ पावर का फेवर करता है, उसको फॉलो करता है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट इज़ फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया। इट वायलेट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नहीं जी,
अगर जुडिशियल अपने एरिया में रहेगा तो इस पर ना एग्जीक्यूटिव उंगली उठाएगा ना लेजिस्लेचर उंगली उठाएगा, जो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहेगा, इट विल नॉट बी वायलेटेड। मेरा 2 गलत है। ये जो जुडिशल रिस्ट्रेंट है ये इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करता है किसके बीच में, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। मेरे यहाँ पर 3rd सही है। कौन सा ऑप्शन हुआ बाबू, मेरा B3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस वीडियो में, उसको देखिएगा। अगला हमारा सवाल है नवरोज़ के बारे में। इट इज़ नोन एज पर्शियन न्यू ईयर। हाँ जी, ये ईरानियन न्यू ईयर है, जो राष्ट्रीयन का शुरू किया गया था। मेरे यहाँ पर पहला सही है। ये यूनेस्को का जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। देखो, इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे आप छू नहीं सकते। क्या आप नवरोज़ को छू सकते हैं? क्या आप दिवाली को, होली को छू सकते हैं? नहीं जी। मेरे यहाँ पर 2 सही है। यहाँ पर C बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये जो नवरोज़ है ये जो राष्ट्रीय फेस्टिवल है ये जिसे कि मनाया जाता है 21 मार्च को। ये न्यू ईयर होता है जो राष्ट्रीय लोगों का, जो पारसी लोग हैं ना उनका। उस दिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। ये क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि देखो, ये हमारा है सूर्य, डिंग 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 डिंग, ये हमारा है पृथ्वी, चक्कर मारता है। यहाँ पर सबसे नज़दीक होता है, यहाँ पर सबसे दूर होता है। और देखो, दूर होता मतलब क्या, यहाँ पर ये इससे दूर होता है ऐसे, ठीक है ना। मगर यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर दिन और रात होती है बराबर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ या सूर्य के अपोजिट में टिल्ट नहीं होता है। ध्यान सुनो, इक्विनॉक्स में टिल्ट नहीं होता है पृथ्वी सूर्य की तरफ या सूर्य के अपोजिट दिशा में। देखो, जो ये वाला पोजीशन है और जो ये वाला पोजीशन है, यहाँ पर सूर्य इंक्लाइंड होता है, टिल्ट होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा। इसी कारण से यहाँ पर जो दिन और रात होती है ना वो 12 घंटे की होती है। पूरे दुनिया में ग्लोबली इक्वल डे एंड नाइट होता है उस दिन, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन। चलिए, अगला हमारा सवाल है सिविल सर्विसेज बोर्ड पर। अ CSB एट द यूनियन लेवल इज कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड। संविधान के द्वारा मैंडेट किया गया है क्या? नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है। हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारा UPSC है, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी हैं, ये सब संवैधानिक बॉडी हैं। जो हमारा CVC है, जो हमारा CIC है, ये सब CBI है, ये सारे क्या हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। CVC, CIC स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ये दोनों को लॉ के द्वारा बनाया गया है। मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया। द बोर्ड decide upon cases of allegation against the civil servant but has no right to consider their transfer। नहीं जी, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन सबको ये देखता है। मेरा यहाँ पर 2 गलत हो गया। क्या पूछा है? कौन सा करेक्ट है? D neither 1 nor 2 आर करेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों गलत हैं। ध्यान रहेगा। CSB को मैंडेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने TSR सुब्रमण्यम के केस में 2013 में। उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो देखेगा सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग को, उनके ट्रांसफ़र को, उनके प्रमोशन को। UPSC ने CSB पर पहले सवाल पूछ दिया है, आगे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। और जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, ये इसके चेयरमैन होते हैं। ध्यान रहेगा। कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, ये होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट। अगला हमारा सवाल है कंज्यूमर राइट के बारे में। कौन कौन से राइट भारत में रिकॉग्नाइज किए गए हैं? राइट टू चूज अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हैजर्डस गुड्स, राइट टू बी हर्ड इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये चारों के चारों काफ़ी ब्रॉड राइट हैं, और जब भी कोई बात ब्रॉड कही जाएगी कोई सवाल में तो वो सही होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो हमारा होता है ना वीडियो डेली MCQ वाला, यहाँ बताते हैं आपको कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी देते हैं। मेरे यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर है D 1 2 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। ध्यान रहेगा। 6 राइट दिए गए हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अगला हमारा सवाल है केयर टेकर गवर्नमेंट पर। इसको बनाया जाता है
किन सर्वसम्मति में, किन कंडीशंस में? पहला, व्हेन द ऑफिस ऑफ राष्ट्रपति बिकम वैकेंट, जब राष्ट्रपति का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो इसकी जगह पर दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। ध्यान सुनना, संविधान में लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? शैल का। शैल का मतलब होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति होगा ही होगा, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट की डेथ के तुरंत बाद वाइस प्रेसिडेंट शपथ ले लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट वीपी दोनों डेथ हो गया है तो जो सीजेआई हमारा है वो शपथ लेंगे। अगर तीनों टपक गए हैं तो क्या होगा? तीनों के बाद जो सीनियर जज होगा ना वो शपथ लेगा प्रेसिडेंट का। ध्यान है, मगर वहाँ पर प्रेसिडेंट एक होगा, उसके बिना राष्ट्र नहीं होगा। मेरा यहाँ पर पहला क्या है? गलत है। प्रेसिडेंट अगर नहीं भी, जैसे कि देखो अगर वैकेंट हो भी जाता है तब भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं, जनरल गवर्नमेंट होती है ना, वो वहाँ पर काम करती है। अगर कोई हाउस प्रेमेचुरली डिसॉल्व हो गया है तो क्या होता है? वहाँ पर केयरटेकर गवर्नमेंट काम करती है, उनको बनाया जाता है। अगर किसी पार्टी को मिला है बहुमत और उसने अपना बहुमत अभी तक प्रूव नहीं किया है तो केयरटेकर गवर्नमेंट का जिससे किसको अपॉइंट किया जाता है। मेरे यहाँ पर 2 सही है, 3 सही है। कौन सा? D, 2 and 3 आर करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, हुआ क्या था कि तेलंगाना का जो आउटगोइंग गवर्नमेंट था उसने केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह काम किया था जब तक कि नई सरकार नहीं बनी थी 2018 में। अब क्या हुआ था 1999 में, जब वाजपेयी जी का जैसे कि इनके अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था अगर पास हो गया था तो सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के बाद भी ये गवर्नमेंट में बने रहे थे जब तक कि नई सरकार नहीं बने थे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है इट विल एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एडवाइस देने के लिए ही गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट वहाँ पर कायम रहती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, हमने दिया है आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरन, मोलिब्डेनम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, निकेल, फास्फोरस, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? न्यूट्रिएंट होता है 2 तरह का, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब ये है कि वो पोषक तत्व आपको कम मात्रा में ज़रूरत है, मैक्रो का मतलब ये होता है कि आपको थोक भाव में ज़रूरत है। ठीक है, आपको पता है कि एक होता है उर्वरक NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये जो NPK है ये मैक्रो है। क्या है? ये मैक्रो है। तो ऑप्शन में जहाँ जहाँ आपको NPK दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्या हम याद रखेंगे इतना कि बोरन कौन सा है, मोलिब्डेनम कौन सा है, ये सब कौन सा है? नहीं, हम केवल 3 को याद करेंगे। NPK वो भी हमको याद हो गया अपने आप क्योंकि ये उर्वरक होता है NPK। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, यहाँ मेरा फास्फोरस हो गया, यहाँ मेरा नाइट्रोजन हो गया। मैंने खट से A, B और डिंग से D काटा, मेरा आंसर क्या आ गया? C। मुझे रटना पड़ा क्या कि बोरन, मोलिब्डेनम, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, जिंक, कॉपर ये सब माइक्रो होते हैं? नहीं जी, हमने केवल जो माइक्रो है वो याद किया, वो भी 3। मेरा आंसर आराम से निकल गया। ठीक है, क्या आंसर है? C इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है, फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 नो इंडिविजुअल बॉडी और इंस्टीट्यूशन कैन कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विस एज मोनोपोली। सरकार मोनोपोली की तरह काम कर सकती है, उसे कोई रोकेगा नहीं, सरकार को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी तक जो ट्रेन ऑपरेशन है ये सरकार की मोनोपोली थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लिमिट किया गया था साफ़ सफाई तक। देखते थे ना कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जाते थे जो प्लेटफॉर्म उनकी साफ़ सफाई के लिए, जो केटरिंग वगैरह है सर्विसेज उनके लिए। अब क्या किया जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको भी इन्वाइट किया जा रहा है ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए। पहले गवर्नमेंट की, इंडियन रेलवे की इसमें मोनोपोली थी। तो मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ सिटीजन्स राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। हाँ जी, आपका जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है उस पर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है रीजनेबल, जो जनता की भलाई है, उनका जो इंटरेस्ट है वो देखते हुए। मेरे यहाँ पर 2 सही है। आंसर क्या है? B, 2 ओनली इज द
करेक्ट आंसर। अब देखो क्या क्या लगा सकती है, जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये नहीं कि मेरा मन हुआ तो हम वकील बन गए, मेरा मन हुआ तो हम जाकर डॉक्टर बन गए। आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी का ऑपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा आज का।